जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ पर, तो पॉलिटी का पार्ट नंबर 8 वीडियो होगा, जिसमें हम लोग चर्चा कहाँ पर करेंगे, संविधान की प्रस्तावना पर। संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले छोटी छोटी बातों को समझना क्या चीज था कि जैसे देखो, प्रस्तावना प्रस्तावना कहने का मतलब क्या चीज है कि जैसे मान लो किसी भी प्रकार का एक हिंदी लेख लिख के देता है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का एक हिंदी क्या है, मान लो कि हमारे पास इस प्रकार लेख है, ठीक है। अब इसको एक संक्षिप्त वर्ड में लिखना है, ठीक है ना। एक संक्षिप्त वर्ड में लिखना है, तो संक्षिप्त वर्ड में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मान लो क्या चाहिए कि बहुत बड़ा लेख है, ठीक है ना, जैसे बहुत बड़ा कहानी टाइप की एक है, ठीक है। अब उस कहानी को क्या चीज करना है कि एक संक्षिप्त रूप देना। संक्षिप्त रूप कहने का मतलब उसका एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही उसका क्या चीज कहलाता है, एक प्रकार की प्रस्तावना कहलाता है। एक प्रकार की क्या चीज कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है, ठीक है। हम देखो ऐसे उसको ऐसा ही समझने के लिए ऐसा हम बता रहे हैं, हम क्या बोले कि जैसे किसी भी बड़े एक कहानी है, ठीक है। अब इस बड़े कहानी को एक संक्षिप्त रूप में लिखना, और संक्षिप्त रूप में लिखना ही एक प्रकार की क्या कहलाता है, एक प्रकार की प्रस्तावना कहलाता है, ठीक है। तो प्रस्तावना में हम क्या बातें करेंगे कि जैसे संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उसमें बहुत सारा आर्टिकल था, यानी कि आर्टिकल 395 तक था, ठीक है। अब इन सभी को क्या चीज करना है कि एक सूत्र में बांध कर रखना है, कहूं पर कि एक पेज में बांध कर रखना है। यानी कहने का मतलब कि 395 जो अनुच्छेद में क्या क्या चीज घटना घटित है या क्या क्या चीज बातें उसमें लिखा गया है, तो उसको एक सूत्र में लिखना है, उसका क्या चीज कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है, ठीक है। तो एक सूत्र में देखो प्रस्तावना को बांध कर रखा गया, यानी कहने का मतलब कि जब प्रस्तावना पर जब चर्चा कर रहे हैं तो यानी कहने का मतलब कि हम संविधान के जितने भी पहलू हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि प्रस्तावना कहने का मतलब क्या है कि संविधान में जितने भी अनुच्छेद है भाग है, तो उन सभी का जो संक्षिप्त रूप या संक्षिप्त रूप हमको दिखाई देता है, किसमें दिखाई देता है, तो प्रस्तावना में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बातें हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि प्रस्तावना कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब क्या चीज हम चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना कहने का मतलब क्या होगा कि प्रस्तावना जो देखेगा तो प्रस्तावना को बोला जाता है संविधान की दर्पण, ठीक है ना। प्रस्तावना को बोला जाता है संविधान की दर्पण, या इसी को बोल सकते हैं क्या चीज, आत्मा, संविधान की आत्मा। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे कि संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है, तो प्रस्तावना को बोला जाता है। संविधान की आत्मा या दर्पण बोले तो किसको बोला जाता है, तो प्रस्तावना को बोला जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि अभी जस्ट बोले कि 395 अनुच्छेद हो या जितने भी संविधान में बनावट है, तो उस बनावट को देखने के लिए हमें एक दर्पण की चाहिए, ठीक है। एक दर्पण चाहिए, तो वही जो दर्पण जो कहला रहा है वो क्या चीज कहलाता है, तो प्रस्तावना एक प्रकार की किसका काम करता है, एक दर्पण की तरह काम करता है, ठीक है। तो वही हम बताएं कि जो प्रस्तावना को हम लोग क्या बोलेंगे, संविधान को आत्मा बोलो या संविधान का दर्पण। संविधान की आत्मा बोलो या संविधान का दर्पण कौन कहलाता है, तो प्रस्तावना कहलाता है, ठीक है। अब देखो प्रस्तावना में किन किन बातों के बारे में लिखा गया उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इसको अच्छी तरह से जब अध्ययन किया जाए तो अध्ययन करने के फलस्वरूप हमें क्या पता चलता है कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर लगभग 4 देशों का प्रभाव पड़ता है। लगभग कितने देशों का प्रभाव पड़ता है, 4 देशों का प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है, तो प्रस्तावना पर पड़ता है। लगभग कितने देशों का, 4 देशों का। 4 देशों में सबसे पहला देश हम लोग लेकर चलेंगे अमेरिका। सबसे पहला देश क्या हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। दूसरा हम लोग लेकर चलेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। दूसरा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा क्या चीज, तीसरा हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा रूस हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि संविधान की प्रस्तावना पर लगभग 4 देशों का प्रभाव पड़ता है। लगभग 4 देशों का प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है और रूस है, ठीक है। तो अमेरिका से प्रभाव कैसे पड़ा और ऑस्ट्रेलिया से प्रभाव कैसे पड़ता है, फ्रांस से कैसे पड़ता है, रूस से कैसे पड़ता है, तो एक थोड़ा सा संक्षिप्त में हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो क्या चीज था कि सबसे पहले देखेगा तो सबसे पहली बार विश्व में सबसे पहली बार संविधान के बारे में कोई लिखा गया था तो किसके पास था, तो संविधान के, यानी ऐसे भी बोल सकता है कि विश्व में सबसे पहला जो लिखित संविधान किसके पास था, तो अमेरिका के पास था, ठीक है। और अमेरिका में ही सबसे पहले क्या चीज किया गया था, तो प्रस्तावना को सबसे पहले ऐड किया गया था, जोड़ा गया था प्रस्तावना को, किसमें, अमेरिका के संविधान में, ठीक है। क्या बोले, थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम क्या बोले कि विश्व में पहली बार किसी ने संविधान बनाया था, तो कौन बनाया था, तो अमेरिका ने, ठीक है। और जो अमेरिका ने संविधान बनाया था पहली बार, तो वही क्या किया था कि प्रस्तावना को जोड़ा था। प्रस्तावना को पहली बार जोड़ा था कौन, अमेरिका। तो इसी कारण से बोलते हैं कि जो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसका विचार
उसका जो विचार कहां से लिया गया, तो अमेरिका से। उसका विचार कहां से लिया गया, अमेरिका से, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या चीज लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से भाषा लिया गया। यानी कहने का मतलब कि प्रस्तावना में जो भाषा लिखा गया उसको कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दो बातें। तीसरा बात हम लोग समझते हैं कहां पर, फ्रांस पर। तो फ्रांस में हम जानते हैं क्या चीज कि 1789 में, है ना, 1789 ईस्वी में एक क्या हुआ था कि फ्रांस की क्रांति हुआ था। फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप क्या चीज आया था कि तीन शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित था। तीन शब्द, एक तो सबसे पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता और तीसरा था बंधुता। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये जो तीनों शब्द देख रहा ये फ्रांस की क्रांति से निकल कर आया था। तो जो फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता शब्द जो यानी कि जो है फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये तीनों जो शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया, कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया, फ्रांस से, ठीक है। जैसे हम प्रस्तावना को अध्ययन करें तो यहां पर एक शब्द आता है, ध्यान देना, एक सबसे पहला आता है स्वतंत्रता, एक होता है समानता, ठीक है ना, एक होता है समानता, ठीक है, और एक होता है बंधुता, ठीक है ना, एक होता है बंधुता, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को हम देखते हैं, ठीक है ना। एक तो सबसे पहले स्वतंत्रता हो गया, दूसरा हम लोग एक समता, ठीक है, और तीसरा हो जाता है क्या थी, बंधुता, ठीक है ना, बंधुता। ये तीनों जो शब्द लिया गया, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको, है ना, देखो, एक है स्वतंत्रता, एक समता और एक बंधुता। ये जो तीनों जो शब्द कहां से लिया गया, तो फ्रांस के क्रांति से लिया गया। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति में तीनों जो शब्द गूंज रहा था, यही तीनों को शब्द को कहां से लिया गया, तो है ना, फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट याद रख लेना कि रूस में, तो रूस में जो क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में एक क्रांति हुआ था, वहां से तीन शब्द निकल के आया था, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है ना, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है ना। यहां से देखने की कोशिश करना, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक, ये जो तीनों शब्द लिया गया कहां से लिया गया, रूस से लिया गया, ठीक है। देखो, एक बार सभी बातों को हम क्या चीज करते हैं कि एक बार सभी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या पढ़ा रहे हैं अभी, प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना में हम क्या बातें बताएं कि जो प्रस्तावना को बोला जाता है संविधान की आत्मा या दर्पण। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे कि संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है, तो प्रस्तावना को। दूसरा ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे कि संविधान पर कितने देशों का प्रभाव पड़ा है, तो संविधान पर कितने देशों का प्रभाव पड़ा, 4 देशों का। उसमें कौन कौन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस। अगला ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे कि जो संविधान का जो प्रस्तावना है उसका विचार कहां से लिया गया, तो विचार कहां से लिया गया, अमेरिका से। उसका बोलेगा उसका भाषा कहां से लिया गया, भाषा कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। भाषा कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। उसके बाद एक शब्द बोलेगा कि बंधुता, है ना, बंधुता, ठीक है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये तीनों शब्द कहां से लिया गया, तो फ्रांस से। कहां से लिया गया, फ्रांस से। फ्रांस में क्रांति कितना ईस्वी हुआ था, 1789 में, 1789 में, ठीक है। फिर रूस के क्रांति से क्या लिया, रूस की क्रांति कब हुआ, तो है ना 1917 ईस्वी में, और यहां से तीन शब्द को लिया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है ना, ये तीन शब्द को लिया गया था, ठीक है। तो अभी तक चर्चा की है क्या चीज कि संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर किन किन देशों का क्या चीज प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा की है ना। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान, अब आगे हम लोग चर्चा क्या करेंगे कि हम इस प्रस्तावना को एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और पढ़ने के बाद इसमें से कौन कौन सा शब्द पर ध्यान देना है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसी पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। देखो, एक बार पढ़ते हैं हम लोग, क्या चीज लिखा गया कि प्रस्तावना में क्या चीज लिखा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, बढ़ाने के लिए डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार, क्योंकि इसमें और बातें ऐड है लेकिन वो इंपॉर्टेंट बात नहीं था, डॉट डॉट डॉट, आज 26 नवंबर 1949 को आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब कि संविधान की जो आत्मा है वो कब आत्मसमर्पित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, है ना, आत्मसमर्पित किया गया था क्या जी, प्रस्तावना को, ठीक है ना। आत्मसमर्पित मतलब अपनाया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये बातें हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो देखना ध्यान दो कि इतना सभी बातें अभी जस्ट बताएं, ठीक है ना। लेकिन एक बात यहां पर बताना हम भूल गए क्या थी कि जो संविधान की जो आत्मा किसे बोला जाता है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को। लेकिन यहां पर एक बातें समझाना भूल गए थे क्या थी, ये दो पॉइंट को समझना, ठीक है। एक तो 13 दिसंबर 1946, ठीक है ना। देखो, हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे क्या चीज, एक था उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव,
उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव देख रहा, वो जो उद्देश्य प्रस्ताव देख रहा, इसमें क्या सी बातों को ध्यान देना कि 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, ठीक है ना। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को लाया था। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब लाया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। अब यही उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया गया था? अपनाया गया था, अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। यही प्रस्ताव है ना, उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया गया था, और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या चीज बनता है? तो प्रस्तावना बनता है, ठीक है ना। आगे चल के क्या चीज बनता है? प्रस्तावना बनता है, जिसको हम लोग इस प्रकार जो है ना दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रस्तावना कब, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव से निकल के आया था क्या चीज? प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। कितना तारीख को? तो 13 है ना, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, ठीक है। उसके बाद इसको अपना लिया गया था कब? 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर किसका रूप ले लेता है? तो प्रस्तावना का रूप ले लेता है, ठीक है। तो यहां तक बातें अभी हम लोग चर्चा किए, ठीक है। उसके बाद है ना, उसके बाद प्रस्तावना का एक बार अच्छी तरह से पढ़कर समझे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान देना कि प्रस्तावना में जितने भी बातें लिखा गया उसको एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की प्रयास करते हैं कि इसमें शब्द और इसमें प्रश्नों का खेल कैसे होगा, ठीक है। अब सबसे पहला इसमें सवाल पूछ दे कि प्रस्तावना किससे शुरू होता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे कि प्रस्तावना किससे शुरू होता है? व्यक्ति की गरिमा से, व्यक्ति की अखंडता से, या ऐसा बोलते हैं कि हम भारत के लोग से, या शुरू होता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से। तो हम क्या देखें कि प्रस्तावना जो शुरू होता है कहां से? तो हम भारत के लोग से। प्रस्तावना शुरू कहां से होता है? तो हम भारत के लोग से, ठीक है ना, हम भारत के लोग से, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे कि प्रस्तावना कहां से शुरू होता है? तो हम भारत के लोग से, ठीक है। अभी जो हम भारत के लोग है ना, ये शुरू होता है क्या चीज? प्रस्तावना। प्रस्तावना कहां से शुरू होता है? हम भारत के लोग से, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करने वाली क्या चीज है कि इसमें नोट पॉइंट में कि 5 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता बताया गया, ठीक है ना। मतलब जो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार की न्याय बताया गया और 2 प्रकार की समानता बताया गया, 2 प्रकार की समानता, ठीक है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन है? देखना कौन कौन सा है, तो यहाँ पर बातों को समझना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, एक तो सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा धर्म की स्वतंत्रता और 5वां उपासना की स्वतंत्रता। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे कि हमारे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दिया गया उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। और कितने प्रकार की न्याय है? तो 3 प्रकार की न्याय, 3 प्रकार की न्याय। तो कौन कौन सा न्याय है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 1 2 3, ठीक है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति। इसमें धार्मिक न्याय नहीं है। ऑब्जेक्टिव में सवाल यही फंसा देता है क्या चीज कि निम्नलिखित में से क्या चीज बोला जाता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। निम्नलिखित में कौन सा जो है ना न्याय भारतीय प्रस्तावना में, जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किस प्रकार की न्याय की बातें नहीं की गई? तो धार्मिक न्याय की बातें नहीं की गई, ठीक है ना, धार्मिक न्याय की बातें नहीं किया गया है ना। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय इसमें नहीं है, ठीक है। ये बातों को थोड़ा सा ध्यान देना। और 2 प्रकार की क्या चीज समता है ना, समानता प्राप्त करता है, एक तो प्रतिष्ठा का और दूसरा अवसर का। इसमें बातें लिखल होगा, एक प्रतिष्ठा और दूसरा क्या चीज? अवसर का, ठीक है ना। एक प्रतिष्ठा और दूसरा क्या चीज? अवसर का, है ना, अवसर का। ये 2 प्रकार की क्या चीज प्राप्त होता है? 2 प्रकार की समानता प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस सभी बातों पर हम लोग चर्चा किए, है ना। तो ठीक है, अब देखो क्या चीज करते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं 2 बातें की। प्रस्तावना के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार था। प्रस्तावना, भारतीय जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार था, लेकिन उसमें से 2 विचार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया क्या चीज कि जो है ना संविधान की जो प्रस्तावना है उसको परिचय पत्र किसने बोला? परिचय पत्र किसने बोला? तो एन पालकीवाला ने। मतलब कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस प्रकार के है, तो इसका बारे में किसने बताया है? तो सबसे पहले एन पालकीवाला ने बताया क्या चीज कि संविधान की जो प्रस्तावना है उस संविधान के एक प्रकार की परिचय पत्र का काम करता है, एक प्रकार की परिचय पत्र का काम करता है। ये किसने बोला? तो एन पालकीवाला ने बोला, ठीक है। ये भी सवाल पूछा गया। दूसरा क्या चीज? तो दूसरा
दीर्घकालीन सपनों के विचार। तो जो हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह दीर्घकालीन सपनों का एक प्रकार की क्या है, विचार है। ये किसने बोला था? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने बोला था। ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी इतनी सभी बातों को हम है ना बातें को बताएं। ठीक है, एक बार सभी बातों को फिर से एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला हम पॉइंट आते वक्त बोले क्या जी, प्रस्तावना। प्रस्तावना कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत बड़ी कहानी है, तो उसको कहानी के एक संक्षिप्त रूप में लिखना ही हमारे हिसाब से देखा जाए तो एक प्रकार की क्या करता है, प्रस्तावना का काम करता है। ठीक है, प्रस्तावना पर देखा जाए तो प्रस्तावना जो पहले था उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कितना तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को। इसको अपना लिया गया था कब? 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। ठीक है ना, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव, अरे उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बनता है? प्रस्तावना बनता है। ठीक है, पहला पॉइंट। इतना सारा पॉइंट पर चर्चा की, फिर उसके बाद फिर चर्चा की क्या चीज कि जो प्रस्तावना है उस पर कितने देशों का प्रभाव पड़ता है। तो 4 देशों का बताएं। सबसे पहला क्या बताएं? अमेरिका। दूसरा क्या जी बताएं? दूसरा हम लोग ऑस्ट्रेलिया। तीसरा हम लोग क्या बताएं? फ्रांस। और फिर चौथा हम लोग क्या बताएं? रूस। तो जो अमेरिका से क्या चीज लिया गया है ना, प्रस्तावना की विचार लिया गया। ठीक है, क्यों बोले? कैसा क्यों बोले? क्योंकि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिन्होंने सबसे पहली बार है ना संविधान बनाया था और उसमें प्रस्तावना को शामिल किया था। ठीक है ना, तो प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया? अमेरिका से। फिर बताएं प्रस्तावना की जो भाषा है उसको कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। फिर बातें बताएं फ्रांस से। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में, जहां से 3 शब्द बहुत प्रचलित था है ना, स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समता है ना, समानता इसे सॉरी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, ये शब्द लिया गया फ्रांस की क्रांति से। अब फिर बताएं क्या जी कि जब रूस की क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में, वहां से 3 प्रकार की न्याय निकल के आया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार की न्याय को लिया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर बताएं क्या जी कि हमारा जो प्रस्तावना जो शब्द शुरू कहां से होता है? तो हम भारत के लोग से। ये भी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया। फिर आगे पूछेगा कि हमारे जो है ना, हमारी जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की है ना, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया। ठीक है ना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता में सबसे पहला क्या चीज बोले है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की क्या चीज दिया गया? स्वतंत्रता। कितने प्रकार की न्याय दिया गया? तो 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसमें देखो धार्मिक न्याय है नहीं है, तो धार्मिक न्याय को थोड़ा सा ध्यान रखना कि धार्मिक न्याय नहीं है। ठीक है, तो 2 प्रकार की समानता दिया गया, एक प्रतिष्ठा का और एक दूसरा अवसर का है ना। अवसर का क्या चीज दिया गया? तो 2 प्रकार की समानता दिया गया। ठीक है ना, तो ठीक है। अब हम बोले कि जो प्रस्तावना दिखाई दे रहा है, इस प्रस्तावना के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है, जिसमें 2 विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कारण से इसको ऐड किए 2 विचार। तो सबसे पहला विचार है कि प्रस्तावना को किसने परिचय पत्र बोला? तो प्रस्तावना को किसने परिचय पत्र बोला था? तो एन है ना, एन पालकी वाला। ठीक है, एन पालकी वाला ने क्या बोला था कि जो प्रस्तावना है वो एक प्रकार की क्या है? तो एक प्रकार की परिचय पत्र है। ठीक है, फिर कृष्णा स्वामी है ना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या बोला था कि दीर्घकालीन सपनों का विचार है हमारा है ना प्रस्तावना। हमारा दीर्घकालीन सपनों का क्या चीज? एक प्रकार की विचार है। ठीक है, अब देखो जान, अब इसमें बहुत सारे शब्द है जिसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, बहुत सारे शब्द है जिसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको समझाने से पहले हम क्या लेकर चलते हैं कि 2 बातें इसमें बताते हैं। ठीक है ना, 2 बातें। ठीक है, देखो अब इसमें हम क्या बातें करेंगे कि 2 बातें इंपॉर्टेंट होगा, उस पर चर्चा करेंगे। क्या चीज था कि जो संविधान की प्रस्तावना है, तो संविधान की प्रस्तावना में क्या संशोधित किया जा सकता है, इस पर लोगों में मतभेद था। ठीक है ना, तो इस मतभेद को 2 लोगों ने है ना, 2 लोगों ने प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, जिसमें एक तो सबसे पहला हो जाएगा बेरूबारीवाद। ठीक है ना, बेरूबारीवाद 1960 में ही हुआ था। ठीक है ना, बेरूबारीवाद में क्या चीज बोला गया था कि जो प्रस्तावना देख रहा, प्रस्तावना एक प्रकार की क्या चीज है कि संविधान का अंग नहीं है। संविधान का अंग नहीं है। अंग नहीं है, इसका मतलब संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, बेरूबारी केस में, बेरूबारीवाद वाले केस में क्या चीज, बेरूबारीवाद कितना में हुआ था? 1960 इसमें। उसमें क्या चीज बोला गया कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है, उस संविधान की प्रस्तावना है जो संविधान का अंग नहीं है। तो जब संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन संसद नहीं कर सकता है। देखो कोई भी बिल होगा तो उस पर संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, अब पीछे क्लास में बताएं कि संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक तो
तो राष्ट्रपति होते हैं, एक लोकसभा होते हैं और दूसरा राज्यसभा होता है, जिसका बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो संसद क्या कर सकता है, किसी भी है ना, किसी भी प्रकार से प्रस्तावना में है ना बदलाव नहीं कर सकता है, मतलब संशोधन नहीं कर सकता। ये किसने बोला था, बेरूवारीवाद 1960 में बोला गया था, ठीक है। लेकिन आगे चल के एक केस आता है, ठीक है ना, केशवानंद भारती बनाओ, ठीक है ना, केशवानंद भारती बनाओ केरल राज, ठीक है ना, राज्य केरल राज्य। इसमें क्या चाहिए, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज, ये कब हुआ था, तो 1973 ईस्वी में। इसमें क्या चीज बोला गया था कि जो संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है, इसका मतलब क्या चीज, जो इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये किसने बोला गया, तो केशवानंद भारती बनाम, ठीक है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज कब हुआ था, तो 1973 ईस्वी में। इसमें बोला गया क्या चीज कि जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है, इसका मतलब क्या है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसी कारण से देखिएगा कि सबसे पहली बार संशोधन कब किया गया, ये बातों को थोड़ा सा ध्यान देना कि 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 एक मतलब संशोधन किया गया जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, ठीक है ना, 3 शब्दों को जोड़ा गया, ठीक है ना। शब्द हो जाता है समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तो तीसरा अखंडता। 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड। यानी कहने का मतलब क्या चीज होगा कि जो ये देख रहा है कि भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है जब पहली बार बना था, उसमें से ये शब्द, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द, समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द, ठीक है ना, अखंडता शब्द, ठीक है, अखंडता शब्द, अखंडता, ठीक है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जो अखंडता शब्द को पहली बार जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। तो इसमें एक शब्द है, ध्यान देना कि पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब क्या होगा, पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब क्या है कि वैसा देश जिसका कोई अपना धर्म नहीं है, यानी कहने का मतलब एक प्रकार के क्या है, धर्म निरपेक्ष है, ठीक है, ठीक है। बातों को समझना, पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब क्या होगा कि वैसा देश जिसके पास कोई अपना धर्म ना हो, यानी कहने का मतलब कैसा देश है, तो धर्म निरपेक्ष देश है, ठीक है। तो इसमें देखो ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएगा, ऑब्जेक्टिव पहले क्या बनाएगा, हम चर्चा किए है ना, पहले चर्चा किए बेरूवारी केस, ठीक है ना, बेरूवारीवाद कब हुआ, 1960 में। इसमें क्या बोला गया कि संविधान का जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है, तो संशोधन होगा नहीं। संशोधन कौन करता है, संसद के कितने अंग, 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। क्या मतलब कि संविधान संशोधन कर सकता है, तो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि संविधान का अंग नहीं है, ऐसा माना गया 1960 के है ना बेरूवारीवाद में, ठीक है। लेकिन 1973 में एक होता है क्या जी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज, ये कितना ईस्वी में होता है, 1973 इसमें बोला जाता है क्या चीज कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान संविधान का अंग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, और संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है, वो कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, यही 42वां संविधान संशोधन 1976 में, है ना। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे है ना इंदिरा गांधी जी, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है। तो उन्हीं के है ना समय अंतराल में क्या चीज किया गया था कि 42वां संविधान संशोधन आया था, और यही 42वां संविधान संशोधन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि मिनी कहने का मतलब क्या होगा कि छोटा, ठीक है ना, छोटा संविधान संशोधन, ठीक है ना, छोटा संविधान, इसी को बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बातों को ऐड किया गया था, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता ये तीन शब्द को कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 1976 के द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है, अभी तक संविधान के में है ना, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार है ना, कितनी बार संशोधन किया गया? तो मात्र एक ही बार संशोधन किया गया, वह भी 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसमें कितने शब्द को जोड़ा गया? ये बार बार ऑब्जेक्टिव को दोहराते रहता है, बार बार दोहराते रहता है कि कितने शब्दों को जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है ना, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दो तीन बातें और ध्यान देना, दो तीन बातें और ध्यान देना। क्या चीज? एक यहां पर शब्द है गणराज्य। गणराज्य, गणराज्य कहने का मतलब क्या होगा कि जो संविधान में बातें बताया गया है कि गणराज्य का शब्द का मतलब ही होता है कि जो हमारा जो संविधान बनाया गया उसमें संविधान में जो बनाया गया उसका एक प्रकार की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या चीज किया जाएगा? तो चुन कर लाया जाएगा। ठीक है, ना कि राजतंत्र वहां पर चलेगा। यानी कहने का मतलब कि जो भारतीय संविधान क्या बोलता है कि जो भारत का शासन चलेगा उसका जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा चलाया जाएगा और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या चीज किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा, ना कि उसको मनोनीत किया जाएगा, उसको बल्कि क्या चीज किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है, तो ये गणराज्य शब्द का मतलब होता है, गणराज्य शब्द का मतलब होता है। अब पंथ निरपेक्ष शब्द का बोले, पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है कि यानी कि जो देश है उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। इसका मतलब वो क्या है? धर्म निरपेक्ष है। उसका मतलब वो क्या है? धर्म निरपेक्ष है। और धर्म निरपेक्ष का ही मतलब क्या होता है कि पंथ निरपेक्ष देश है। वो एक प्रकार की कौन सा देश है? तो पंथ निरपेक्ष। और ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे कि हमारा देश कैसा है ना, हिंदुत्ववादी, मुस्लिमवादी या धर्म निरपेक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रकार की क्या? धर्म निरपेक्ष राज्य है। ठीक है ना, सॉरी, धर्म निरपेक्ष देश है। ठीक है, उसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। ठीक है ना, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। और इस शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है ना, किसके शासनकाल में जोड़ा गया था? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ठीक है, तो ये बातें हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा सभी बातें। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, अब एक बार हम सभी बातों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम अंत करेंगे। ठीक है ना, एक सूत्र में। सबसे पहला पॉइंट समझना। पहला पॉइंट हम क्या बोले कि जो संविधान की प्रस्तावना है जो संविधान की जो प्रस्तावना है इसको क्या चीज बोला जाता है? तो संविधान की आत्मा या दर्पण। संविधान की आत्मा या दर्पण। संविधान की आत्मा या दर्पण। और संविधान की आत्मा या दर्पण ये किसने बोला था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, देखो एक शब्द यहां पर समझ लेना, एक है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। ठीक है, और एक है संविधान की प्रस्तावना। तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोला है किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है ना, अंबेडकर जी ने। ठीक है, ये बातें को समझना कि आर्टिकल किसी नाम को लेकर जैसे बोलेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसको संविधान की आत्मा बोला? प्रस्तावना को, आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 42 को, ठीक है, या आर्टिकल 52 को। ठीक है, तो संविधान की जो आत्मा है ना, ऐसे तुम्हारे दिमाग में चलेगा क्या चीज कि बार बार हम बोले जोर देकर कि जो प्रस्तावना है को ही बोला जाता है संविधान की आत्मा, लेकिन संविधान की आत्मा उसमें किसी नाम को लेकर बोलेगा। जैसे बोलेगा क्या चीज कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है? तो संविधान की आत्मा बोला जाता है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को बोला जाता है संविधान की आत्मा। जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो वहां सारा बात ही बताएंगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट बोले कि संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है तो हम डायरेक्ट मारेंगे किसको? प्रस्तावना को। लेकिन आदमी किन्हीं का नाम लेकर बोलेगा तो हम लोग आर्टिकल क्या लेकर चलेंगे? 32 लेकर चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो क्या बोले कि संविधान की प्रस्तावना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा या दर्पण किसने बोला था? है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इनको उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसको कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना उस पर कितने देशों का प्रभाव पड़ता है? 4 देश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस। अमेरिका से क्या लिया गया? विचार। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? भाषा। फ्रांस से लिया गया 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। 3 शब्द इसमें है। ठीक है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, फिर 1900 है ना, क्रांति, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। रूस की क्रांति कब हुआ? 1917 ईस्वी में। और उसमें से 3 शब्द निकल के आया, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक, है ना। तो ये भी प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, फिर अगला के बातें क्या बताएं कि जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की,
तीन प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, और दो प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। फिर अगला पॉइंट क्या बताएं कि जो प्रस्तावना के है ना, प्रस्तावना के प्रति विद्वानों का मत, तो इसमें से दो मत बहुत इंपॉर्टेंट है कि परिचय पत्र किसने बोला, एन पालकी वाला ने। फिर दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने बोला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने, ठीक है। फिर क्या बोले कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को क्या बोला गया कि प्रस्तावना क्या है कि भारतीय संविधान का अंग है। ये किसने अंग है, किसमें साबित हुआ था, तो केशवानंद भारती बनाम में बोला गया कि अंग है, मतलब इसमें संशोधन किया जा सकता है। अंग नहीं है किसने बोला था, तो बेरुवारी केस 1960 में हुआ था, जिसमें बोला अंग नहीं है, इसका मतलब संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। संविधान संशोधन करने का अधिकार किसके पास है ना, तो संसद के पास, ठीक है। संसद के कितने अंग, 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब हुआ, 1973 ईस्वी में, ठीक है। इसमें बोला गया कि 3 अंग है और संशोधन किया जा सकता है। और संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ, वो कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें कितने शब्दों को जोड़ा गया, 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि वो उस देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, मतलब एक प्रकार की क्या कैसा देश होगा, तो धर्म निरपेक्ष देश होगा। और धर्म निरपेक्ष देश है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक प्रकार की क्या है, वो पंथ निरपेक्ष है। आई सब जो देख रहा है कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है। और एक बात और बोले कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी बातें यहाँ पर चर्चा की है, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसमें बातें बताएं कि प्रस्तावना किससे शुरू होता है, तो हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से, ठीक है। इसमें देखेगा तो इसको लाइन, कभी कभी लाइन से लिखने के लिए आता है, लाइन से कहने का मतलब क्या, सजाने के लिए। तो पहले क्या आएगा, संप्रभु संपन्न, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, मतलब इस प्रकार लाइन से लेकर चलेंगे सब, है ना। संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है, इस प्रकार लाइन से लेकर चलेंगे। समाजवादी या पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, है ना। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इतना सभी पॉइंटों को हम अभी जस्ट यहाँ पर नोट करवाएं, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी कॉपी में क्या कर लेना है कि नोट बना लेना है। और नोट बनाने के बाद जो भी बातें यहाँ पर प्रस्तावना से रिलेटेड बातें बताएं, उसको जाकर लुसेंट वाले ऑब्जेक्टिव बुक में देखना कि हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इतना सभी कामों करने का काम तुम्हारा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा केवल काम उद्देश्य होता है कि कंटेंट को अच्छी तरह से लाकर आपको सामने परोस दिया जाए। अब उसको, है ना, उसको किस तरह से प्रयोग करना, उपयोग करना, ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी इतना सभी पॉइंटों पर चर्चा किए। जब और अगले हम लोग क्लास जब लेंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे संघ और राज्य क्षेत्र पर, यानी कहने का मतलब हम लोग शुरुआत कर देंगे, आर्टिकल पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उसमें आगे चर्चा करेंगे संघ और राज्य क्षेत्र पर, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।